हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 8। सार्थक बालकनी से निकलकर हॉल में चला आया। शीतल उसके लिए चाय ले आई और उसे देते हुए कहा, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है, सार्थक ने कहा और चाय पीने लगा। शीतल वहीं हॉल में रखे कपड़े तय करने लगी और फिर किचन की तरफ जाते हुए कहा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? क्यों, मेरा रुकना अच्छा नहीं लग रहा? सार्थक के शब्दों में शीतल को एक टोन नजर आया, लेकिन उसने नजरअंदाज करते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? अगर तुम घर में रहोगे तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। मैंने आज ऑफिस से हाफ डे लिया है तो दोपहर बाद जाऊंगा, सार्थक ने कहा। फिर तो आज मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बना देती हूँ। अरे 11 बज गए, कहते हुए शीतल किचन से निकलकर तेजी से बालकनी की तरफ जाने लगी तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? शीतल मुस्कुराई और कहा, मेरे साथ आओ। सार्थक शीतल के साथ बालकनी में चला आया। शीतल ने बालकनी का पर्दा हटाया तो सार्थक की नजर एक बार फिर जनरल स्टोर की सीढ़ियों पर खड़े राज पर चली गई और उसका मन खिन्न हो उठा। वह मन ही मन उलझने लगा। इतने में शीतल ने कहा, सार्थक वो देखो। सार्थक ने शीतल के हाथ की दिशा में देखा। जनरल स्टोर के बिल्कुल पीछे स्कूल का एक बड़ा सा ग्राउंड था, जिसके सामने वाले कॉरिडोर में कुछ लड़कियां सफेद सलवार सूट पहने कत्थक कर रही थी। उन्हें देखते हुए शीतल की आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट जो कल सार्थक ने देखी थी। सार्थक वहीं खड़ा शीतल के साथ कुछ देर तक वो सब देखता रहा। वो लड़कियां कत्थक करते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना सार्थक। बचपन में मैं भी कत्थक करना चाहती थी, लेकिन पर इन्हें जब देखती हूं तो बहुत अच्छा लगता है। सार्थक, सार्थक, शीतल ने सार्थक की तरफ पलटकर कहा, जो कि कहीं खोया हुआ था। शीतल की आवाज से सार्थक की तंद्रा टूटी और उसने एकदम से कहा, आई एम सॉरी। हाँ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? शीतल ने हैरानी से कहा। सार्थक ने आगे बढ़कर शीतल को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बस सॉरी। सार्थक, तुम ठीक हो ना? शायद तुम ये सब देखकर इमोशनल हो रहे हो। अरे वो मेरे बचपन का सपना था, अब नहीं, शीतल ने कहा। उसे लगा शायद कत्थक वाली बात सुनकर सार्थक अपसेट हो गया है। सार्थक शीतल से दूर हटा और कहा, तुम्हारा हर सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। तुम अगले हफ्ते से कत्थक सीखने जा रही हो। शीतल ने जैसे ही सुना उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने सार्थक के हाथों को थामकर कहा, पता है सार्थक, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कत्थक करूं। जब तुमने कहा है तो मैं जरूर सीखूंगी। अच्छा, आप कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। सार्थक ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, सॉरी, मैं भूल गई थी, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूं। कहते हुए शीतल वापस चली गई। सार्थक कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। कुछ देर पहले राज को देखकर उसके मन में शीतल के लिए जो ख्याल आया था वो अब एकदम से जा चुका था। सार्थक को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शीतल पर शक किया, लेकिन शीतल को इस बात का आभास नहीं हुआ। सार्थक ने देखा राज अब वहां नहीं है। वह बालकनी से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों को बांधकर मन ही मन खुद से कहने लगा, शीतल बहुत सही लड़की है सार्थक, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत भरोसा करती है तुझ पर। तुझे राज को लेकर उस पर शक नहीं करना चाहिए। राज उसका पास्ट था और तुम उसका प्रेजेंट हो। तुम्हें ये बेफिजूल की बातें छोड़कर अपने और शीतल के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कोई राज तो क्या कोई तीसरा इंसान इसे ठेस न पहुंचा सके। शीतल के माँ बाप अब तुम ही हो। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। उसके हर छोटे बड़े सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें याद है ना, तुमने शीतल के भाई के साथ साथ नैना से भी वादा किया था कि तुम उसके दोस्त का हमेशा ख्याल रखोगे। शीतल का भाई तुम्हें माफ कर भी दे, लेकिन नैना, अगर उसे पता चला तो तुम शीतल को लेकर ये सब सोच रहे हो तो वो तो तुम्हारा खून ही कर देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं शीतल पर कभी शक नहीं करूंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पर संभल गया। सार्थक को अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी, लेकिन वह खुश था कि उसके और शीतल के बीच सब सही था। वह अंदर चला आया।
सार्थक किचन में आया और शीतल की हेल्प करने लगा। शीतल ने देखा तो कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? सार्थक छोड़ो, ये सब मैं कर लूंगी। तो क्या हुआ? शादी के बाद पति पत्नी का बराबर का हक होता है। मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगेगा। चलो तुम अपना काम करो। वैसे मैंने मम्मी की बहुत हेल्प की है किचन में, और फिर तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। सार्थक ने प्यार से कहा तो शीतल मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। शीतल को मुस्कुराते देखकर सार्थक ने कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? आज मुझे तुम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। शीतल ने सार्थक की आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा तो दिखा दो अपना प्यार। सार्थक ने अपना गाल शीतल की तरफ करके कहा तो शीतल ने उसके गाल को साइड करके शरारत से कहा, काम करो, शरारत नहीं। सार्थक ने सुना तो हंसने लगा और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते किचन में काम करने लगे। शीशे के सामने खड़ा मोंटी अपने बाल बना रहा था। सुबह के 7:30 बज रहे थे और रुचिका बिस्तर पर सो रही थी। खटपट होने से रुचिका की नींद टूटी। उसने मोंटी की तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुचि, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ माला जी को लेने। तुम नाश्ता कर लेना और बैंक चली जाना। मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं माला जी को छोड़कर सीधा ऑफिस जाऊंगा, इसलिए वहीं खा लूंगा। मोंटी ने टाई पहनते हुए कहा, ठीक है। वैसे ये माला जी बड़ा अजीब नाम है, ऐसे लगता है जैसे कोई 40-45 की आंटी हो। रुचिका ने आंखें मूंदे नींद में बड़बड़ाते हुए कहा तो मोंटी उसके पास आया, उसके सर पर किस किया और कहा, आई होप ऐसा ही हो, मैं चलता हूं, बाय। बाय, रुचिका ने कहा और वापस सो गई। मोंटी फ्लैट से निकला ही था कि बॉस का फोन आ गया। मोंटी ने फोन उठाकर कान से लगा लिया तो बॉस ने कहा, हेलो मानव, माला जी आधे घंटे में बस पहुंचने वाली है। तुम एयरपोर्ट के लिए निकल गए ना? हाँ सर, मैं निकल चुका हूं एंड डोंट वरी, मैं उन्हें होटल छोड़ दूंगा, मोंटी ने खींचते हुए कहा, लेकिन अपनी खिंच को शब्दों में जाहिर नहीं होने दिया। गुड गुड गुड, ध्यान रहे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, बॉस ने कहा। इतनी ही परवाह है तो खुद लेने चले जाओ ना, मोंटी ने इस बार चिढ़ते हुए कहा। मानो मैं तुम्हारा बॉस हूं, बॉस ने गुस्सा होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं सर, मैंने आपसे नहीं कहा, वो तो मैं दूध वाले भैया से कह रहा था। मैं फोन रखता हूं, मोंटी ने कहा और फोन काट दिया। वह लिफ्ट में आया और अपना फोन अपने सर पर दे मारा। लिफ्ट में खड़े लोगों ने मोंटी को देखा तो मोंटी झेप गया और फोन जेब में रख लिया। वह मन ही मन खुद से कहने लगा, बस एक बार मैं अपना नेक्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लूं, इसके बाद बॉस और इसकी नौकरी दोनों को लात मारने वाला हूं। कुत्ता बनाकर रख दिया है मुझे, साला इस नौकरी में है क्या? नैना सही कहती थी, प्राइवेट नौकरी मतलब अपनी लंका लगवाना। नैना, काश तुम यहाँ होती तो जरूर कोई आइडिया दे देती, लेकिन तुम तो आजकल मेरा फोन तक नहीं उठाती। मिलो, बताता हूं तुम्हें। उस अवी के प्यार में इतना पागल हो गई हो कि अपने जिगरी दोस्त को भूल गई, सेल्फिश लड़की। पर तेरी बहुत याद आती है यार। मोंटी ये सब सोच ही रहा था कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी और फिर बाहर चला आया। वह जैसे ही पार्किंग में आया उसका फोन फिर बजा और इस बार भी फोन उसके बॉस का ही था। मोंटी ने गहरी सांस ली और फोन उठाकर बड़े ही आराम से कहा, जी सर, कहिए। मैं जानता हूं तुम एयरपोर्ट अपनी खटारा बाइक लेकर जाने वाले हो, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी भेजी है। 2 मिनट में तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर आ जाएगी। वो लेकर जाना और माला जी को होटल छोड़कर आना, समझे तुम? बॉस ने कहा। जी समझ गया, मोंटी ने कहा और फोन काट दिया, क्योंकि अपने बॉस को झेलना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्चर था। मोंटी अपार्टमेंट से बाहर आया। कुछ देर बाद ही बॉस का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया और मोंटी को गाड़ी की चाबी देकर वहां से चला गया। मोंटी गाड़ी में आ बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचने में 20 मिनट लगने वाले थे, इसलिए मोंटी आराम से गाड़ी चला रहा था। मोंटी ने देखा गाड़ी काफी कंफर्टेबल और अच्छी थी। उसे देखकर उसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों की दिन रात की मेहनत से ही बॉस ने ये गाड़ी ली है। हम लोग अभी तक बाइक पर हैं। देखना एक दिन इससे भी आलीशान गाड़ी लूंगा, एक नहीं 10 गाड़ियां लूंगा और बॉस के घर के सामने लाइन लगा दूंगा। उसे भी तो पता चले मोंटी शर्मा है कौन। जब देखो तब मेरी बाइक को खटारा बोलता है। इसकी गाड़ी में क्या हीरे चढ़े हैं? एक तो सुबह सुबह फोन करके मूड ऑफ कर दिया मेरा। पूरे ऑफिस में क्या मैं ही मिलता हूं इन्हें? माला जी को लेने जाना है। नैना को फोन करता हूं, उससे बात करके थोड़ा मूड चेंज होगा।
मोंटी ने नैना का नंबर डायल किया और ब्लूटूथ लगा लिया। आज मोंटी की किस्मत अच्छी थी शायद, इसलिए नैना ने 2 रिंग के बाद ही फोन उठा लिया और कहा, ओहो तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा अब तक मर गए होंगे। मरोगी तो तुम मेरे हाथ से। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, शादी हो गई तो दोस्तों को भूल गई। अब तो बस अभी चौधरी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए होंगे। तू इतना कैसे बदल सकती है नैना? मोंटी का गुस्सा उसकी बातों से साफ झलक रहा था। रिलैक्स ब्रो, सांस ले ले, मर जाएगा। शादी करके मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, उल्टा अपनी ही जिंदगी में चरस बोली है। पहले पड़ोसी अभी कभी कभी मेरे सामने होता था, अब तो हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तू समझ सकता है ना? कि मेरा छोड़, ये बता कैसा है? किचन में खड़ी नैना ने अभी के लिए कॉफी बनाते हुए कहा, ठीक नहीं हूं यार। तेरी भाषा में कहूं तो एल लगे पड़े हैं। जॉब, प्रमोशन, घर, मैरिड लाइफ सब एडजस्ट करते करते लगता है एक दिन मर जाऊंगा मैं। ऊपर से मेरा बॉस जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। मोंटी ने हताश होकर कहा, नहीं होती तो छोड़ दे जॉब, रुचि को साथ लेकर लखनऊ आ जा। शर्मा जी का खुद का काम है, उसे संभाल। नैना ने कहा, नहीं छोड़ सकता ना यार। पहले अकेला था तो हर चीज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता था, लेकिन अब शादी हो चुकी है और रुचि की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। उसके बाद मम्मी पापा को भी देखना है। मोंटी ने कहा, क्या बात है, हमारा लड़का इतना समझदार कब से हो गया? अच्छा मेरी पांडा कैसी है? आई नो तेरी तरह वो भी मुझसे बहुत नाराज होगी। इन दिनों उससे और शीतल से भी बात नहीं हो पाई मेरी। नैना ने कहा, हाँ वो ठीक है। मैंने और रुचि ने मिलकर एक प्लान बनाया है, उसे लेकर वो खुद तुम्हें फोन करेगी। अच्छा तेरे से एक सवाल पूछूं? मोंटी ने कहा, तू कब से परमिशन लेने लगा? जैसे पहले पूछता था वैसे अब डायरेक्ट पूछना। नैना ने कहा, तू खुश है ना नैना? मोंटी ने बड़े ही प्यार से और परवाह जताते हुए पूछा, जिसे सुनकर नैना एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहा, हाँ मैं खुश हूं, बस थोड़ा टाइम लगेगा सब चीजों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन मैं कर लूंगी। अभी और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्टिव भी। बस कभी कभी मॉम डैड और तुम सबको बहुत मिस करती हूँ। समझ रहा हूँ, शादी के बाद लड़की सुधर गई है हमारी। मोंटी ने शरारत से कहा, समझदार तो बाबू बचपन से ही थे, वो तो बस हमें ही लोगों के साथ एडजस्ट करना नहीं आया। अच्छा तुम और रुचि चंडीगढ़ क्यों नहीं आ जाते मुझसे मिलने? नैना ने कॉफी कप में छानते हुए कहा, अभी तो नहीं नैना, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा वहां आने की। बस मुझे देखकर तुम्हारा पड़ोसी जल न जाए, आफ्टर ऑल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मोंटी ने कहा, वो तो मैं हमेशा रहूंगी, और अगर मेरी जगह किसी और को देने का सोचा भी ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा सुन, मैं अभी के लिए कॉफी लेकर जा रही हूँ, तो उससे बाद में बात करती हूँ। नैना ने कप उठाते हुए कहा, क्या बात है, पतिदेव के लिए कॉफी शॉफी बनाई जा रही है। नॉट बैड नैना, मुझे तो कभी एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया तुमने। पिघल रही हो बेटा। मोंटी ने नैना को छेड़ते हुए कहा, मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बकवास की तो। नैना ने खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है जा, और थोड़ा प्यार से पेश आना, अपना ख्याल रखना, बाय। कहकर मोंटी ने फोन काट दिया। नैना से बात करके उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मोंटी की बात सुनकर नैना ने फोन काटा और अपनी जींस के पीछे वाले पॉकेट में रख लिया। वह कॉफी लेकर किचन से बाहर चली आई। अभी हॉल में ही था। नैना कॉफी लेकर उसकी तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके कानों में सार्थक की कही बात गूंज उठी, क्या बात है, पतिदेव के लिए कॉफी शॉफी बनाई जा रही है। नॉट बैड नैना, पिघल रही हो बेटा। मोंटी की बात याद आते ही नैना की चाल अपने आप धीमी हो गई। अभी को देखते हुए उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी, और ये क्यों था नैना नहीं समझ पा रही थी, पर वो महसूस कर रही थी कि वो सच में पिघलने लगी थी। चाय को हद से ज्यादा पसंद करने वाली नैना अभी के लिए कॉफी बनाने लगी थी। अभी की तरफ बढ़ते हुए नैना की नजरें अभी पर जम से गई। शादी के बाद अभी पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया था। उसकी आंखें आज भी उतनी ही गहरी थी और उसके होंठ सुर्ख लाल। वह किसी फाइल को देखने में बिजी था और पेन उसके मुंह में था। नैना खोई हुई सी अभी के सामने आई और कप टेबल पर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, तुम आज जल्दी उठ गए। अभी ने सुना, लेकिन नजरें फाइल पर थी।
उसने नैना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और होठों के बीच फंसे पेन को निकालकर फाइल में रख दिया और फाइल बंद कर दी। नैना उसके जवाब के इंतजार में खड़ी है देखकर अभी ने फाइल साइड में रखी और उठकर जाने लगा तो नैना ने कहा, तुम्हें कॉफी नहीं चाहिए? ये मैंने बनाई है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह है, अभी ने नैना की तरफ देखकर बुझे स्वर में कहा और वहां से चला गया। अभी, नैना ने कहा, लेकिन अब तब तक अभी वहां से जा चुका था। नैना का चेहरा मुरझा गया, उसे बीती रात वाली घटना याद आ गई। वह आकर सोफे पर बैठी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, यार ये पड़ोसी तो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था वो सब, बस हो गया। उसे समझना चाहिए कि मुझे ये सब नहीं आता। मैंने उसके लिए कॉफी बनाई लेकिन उसने हाथ तक नहीं लगाया। सब मेरी गलती है। सख्त सख्त बोल के खुद को इतना सख्त बना लिया कि अब कुछ फील ही नहीं होता। अब मैं क्या करूं, उसे कैसे मनाऊं? बड़बड़ाते हुए नैना ने सामने पड़ा कॉफी का कप उठाया और पीने लगी। पहली बार था जब नैना चाय छोड़कर कॉफी पी रही थी। हॉल से गुजरते हुए सौंदर्या जी ने जब नैना को कॉफी पीते देखा तो मुस्कुरा उठी और मन ही मन कहा, मुझे पता था नैना एक दिन तुम मेरे अभी की सारी आदतों को अपना लोगी, इस कॉफी की तरह। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 8। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।